हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग Sir, I am confused. Should I join BSc in Nautical Science? Should I look for DNS in Nautical Science? And if I am looking towards DNS in Nautical Science, then what is the importance of sponsorship examinations? Do I have to fill the sponsorship examinations prior to filling IMU CET examinations, or after filling IMU CET examination? How does the preparation takes place? Which is better, BSc in Nautical Science or Diploma in Nautical Science? Plus, how many sponsorship programs are already out which we can fill as of now? So all these questions will be answered in this particular session. But before starting with that, I want to tell you कि हमारा एक navigator course in which we are preparing students for the upcoming IMU CET examination, interviews, sponsorship programs, mock interviews भी हैं उसमें, mock examinations भी हैं उसमें, और उसमें हम prepare कर रहे हैं आप लोगों को एक बढ़िया मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए। वेदर यू गो फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस और डीएनएस इन नॉटिकल साइंस और मरीन इंजीनियरिंग, कुछ भी करना चाहते हो, ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स इंडिया का एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें मैं खुद टीचर हूं और मैं ये कोर्स चला रहा हूं, जिसमें मैं खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूं और लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड क्वांट्स, ये जीके जीएस, ये सारी चीजें मैं खुद ही कवर करा रहा हूं। पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो IMU CET के लिए खुद वहां पे जो क्या कह सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज टीचिंग ओवर देयर। मेजर ज्यादातर आप जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स देखेंगे वहां पे सब कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, कोई मर्चेंट नेवी में अभी सर्व कर रहे हैं, वो लोग हैं जो अपना इस प्रिपरेशन को करा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि टीचर्स ज़्यादा बेटर पढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशनल, क्योंकि टीचर्स ट्रेंड ही होते हैं पढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए, और हमारा यही काम है। तो मेरा काम है आप लोगों को ना सिर्फ ज्ञान देना मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, ना केवल सिर्फ बताना कि मर्चेंट नेवी में क्या होता है, कैसे होता है, बट आपको रेडी करना फॉर दी अपकमिंग मर्चेंट नेवी एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज IMU CET और वेदर इट इज स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी जो इस वीडियो में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या मैंने मिस कर दिए, या आपके और भी कुछ डाउट्स हैं, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो के। और आप ये भी बताइएगा कि क्या आप 12th में अपीयरिंग है या 12th पास आउट हैं, और इस साल आप IMU CET एग्जामिनेशन देने का प्लान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं BSc और DNS में क्या ज्यादा बेटर है, BSc और DNS में प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, क्या किस चीज के लिए, किस बच्चे के लिए कौन सा पर्टिकुलर कोर्स बेटर है। तो देखिए, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए देयर आर 3 पाथवेज और 3 रोडवेज, 3 पाथ्स हैं, 3 अलग अलग तरीके हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए। अब मैं यहां पे जो आपको बता रहा हूं वो ऑफिसर रैंकिंग ही बता रहा हूं। ऑफिसर रैंकिंग से नीचे भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके भी अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ऑफिसर बने। ऑफिसर से नीचे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का फिर कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास वर्दी हो, ऑफिसर हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, आपके अंडर में 10, 12, 15 लोग काम कर रहे हो, तब तो मजा आएगा, वरना बेकार है इतना ISC बोर्ड में पढ़ना, या यूपी बोर्ड में पढ़ना, या बिहार बोर्ड में पढ़ना, और 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आना। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए देखिए 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है डेक ऑफिसर। डेक ऑफिसर का काम होता है शिप को चलाना। जैसे पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं, वैसे डेक ऑफिसर जो होते हैं वो शिप को चलाते हैं, नेविगेट कराते हैं। दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कहते हैं इंजन ऑफिसर। ये जो इंजन ऑफिसर्स होते हैं इनका काम होता है बेसिकली कि कहीं पे भी अगर मशीनरी में कोई दिक्कत आ रही है, शिप के मशीनरी में दिक्कत आई है, इंजन में दिक्कत आई है, प्रोपेलर्स में दिक्कत आई है, तो मशीन से रिलेटेड अगर कोई भी शिप में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि शिप समुद्र के बीच में होता है, वहां पे कोई भी टेक्नीशियन नहीं पहुंच सकता शिप को मरम्मत करने के लिए या उसको वापस चलाने के लिए, तो इसलिए ये जो टेक्नीशियंस हैं जिनको हम इंजीनियर्स बोलते हैं वो इसी शिप में रहते हैं और ये देखभाल करते हैं पूरी शिप की मैकेनिज्म की। ठीक, तो 2 तरीके के ऑप्शंस हैं, या तो आप डेक ऑफिसर बन सकते हैं या आप इंजन ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप डेक ऑफिसर बनते हैं तो आपको डेक ऑफिसर बनने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें? तो इसमें सबसे पहला जो कोर्स आता है वो आता है BSc इन नॉटिकल साइंस। ये जो BSc इन नॉटिकल साइंस है ये 3 इयर्स का कोर्स है, और एक और दूसरा होता है विच इज नोन एज DNS, विच इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये 1 ईयर का कोर्स है।
ठीक। इसके बाद अगर आपको इंजन साइड ज्वाइन करना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग कराई जाती है। और ये मरीन इंजीनियरिंग में बेसिकली वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। और इस पर्टिकुलर मरीन इंजीनियरिंग को करने के बाद आप एक इंजन ऑफिसर के फॉर्मेट में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो। ये जो मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, जैसे कि नॉर्मल बीटेक होता है। इसमें आपको मैकेनिकल से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग सब पढ़ाया जाता है। जो जो चीजें आपकी शिप में अप्लाई हो रही हैं वो सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि सर इनमें से कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। तो देखो, हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है आपके लिए क्या बेटर है और आपके लिए क्या बेटर नहीं है। तो मैं यहां पे आपको सारे प्रोज एंड सारे कॉन्स बताने वाला हूं इन तीनों ही फील्ड्स के। फिर आप अपने आप डिसाइड करो कि आपको इन तीनों में से बेस्ट सूटेड क्या है। या अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठना चाहते हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के समझ सकते हो कि ये इनमें से कौन सी चीज आपके लिए बेटर है, आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी और डीएनएस दोनों के थ्रू ही आप डेक ऑफिसर बनते हैं। तो पहले हम बीएससी और डीएनएस के बारे में बेसिक बात करेंगे। तो डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का मतलब होता है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कंपनी की स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस जहां पे विदाउट स्पॉन्सरशिप भी आप डीएनएस के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन कोर्सेज को ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके डीएनएस करने के बाद आपको जॉब के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मे बी ऐसा भी हो कि आपका 1 साल का डीएनएस कोर्स करने के बाद आपको जॉब ही ना मिले, प्लेसमेंट्स ही ना हो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इसको प्लेसमेंट्स को सुनिश्चित करने के लिए, गारंटी करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज होती है यहां पे जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स। नाउ व्हाट आर दीज स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स? सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जो शिपिंग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने खुद के स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं जिसमें आपको अप्लाई करना होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जब आप अप्लाई करते हो तो किसी किसी कंपनी में रिटन एग्जामिनेशन होता है, प्लस इंटरव्यू होता है, प्लस साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इन 3 टेस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलता है उनके स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में। तो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में कंपनी ये कहती है कि अगर आपका ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम आपने हमारा निकाल लिया है तो हम आपको इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज आई विल गिव यू अ प्लेसमेंट लेटर, जिसमें ये लिखा होगा कि आपको सो एंड सो कॉलेज से, उनका टाई अप होता है कंपनीज का विद द कॉलेजेस, वो बताएंगे आपको सो एंड सो कॉलेज से आपको 1 साल का डिप्लोमा करना है। जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे, 18 महीने की इंटर्नशिप होती है या शिप पे जाके आप कह सकते हो कि तैयारी होती है। तो वो इंटर्नशिप 18 महीने की कंपनी अपने शिप्स पे कराती है। और जैसे ही आप 18 महीने कंप्लीट करने के बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सेकंड मेट टेस्ट। तो ये जो सेकंड मेट टेस्ट होता है, इस सेकंड मेट टेस्ट को निकालने के बाद आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है और आप ज्वाइन करते हो मर्चेंट नेवी में फर्स्ट रैंक एज एन डेक ऑफिसर। तो आप डेक ऑफिसर के फॉर्मेट में तब ज्वाइन करते हो जब आपका ये सेकंड मेट का एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है। आपकी 18 महीने की प्रिपरेशन, मतलब ऑन बोर्ड शिपिंग, जिसमें मतलब आप शिप पे जाके जो तैयारी करते हो वो कंप्लीट हो जाता है और 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा डीएनएस कोर्स है। ठीक। अब बिना स्पॉन्सरशिप के, क्योंकि यहां पे जो कॉलेजेस हैं वो ये गारंटी नहीं कर सकते कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अगर आपको डीएनएस करना है तो एक चीज आपको अपने मन में बिल्कुल बैठा लेनी है कि डीएनएस करना है तो स्पॉन्सरशिप के साथ करना है, वरना नहीं करना है। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, हम आपकी जॉब गारंटी कर देते हैं, हम इतने पैसे दे दीजिए, हम ये कर देंगे, हम ऐसे हैं जहां पे हमारे इंटरव्यूज इसी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो हम आपका इंटरव्यू निकलवा देंगे। सारी बातें बेकार हैं, सारी बातें टाइम वेस्ट है, आपका मनी वेस्ट है और आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी आदमी आपको प्रॉमिस करता है तो दैट इज टोटली फॉल्स। आपको उनसे बचना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे भी जाएंगे, आपका 1 साल 1.5 साल भी बर्बाद हो जाएगा और आप ड्रेन आउट हो जाएंगे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली एज वेल। तो जुगाड़ नाम की कोई चीज इस इंडस्ट्री में नहीं होती है। जो होता है वो आपकी खुद की मेहनत होती है, खुद की लगन होती है, अपने आप को आपको प्रूफ करना है। तो अगर आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है या कोई दिखा रहा है तो बिल्कुल सही दिखा रहा है। इसको छोड़ के कोई और रास्ता दिखा रहा है तो मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तो फ्रॉडस्टर के केस में नहीं पड़ना, उनके चक्करों में नहीं पड़ना, आपको अपना दिमाग लगा के काम करना है, अपनी काबिलियत से सिलेक्शंस लेने हैं। नाउ ये जो स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस होते हैं, स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस में कुछ कुछ कंपनीज डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे आपको
इनटेक कर लेती हैं, आपको स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में एडमिशन दे देती हैं। किसी किसी कंपनी में सिर्फ इंटरव्यू होता है, किसी किसी कंपनी में इंटरव्यू के साथ रिटन भी होता है, किसी किसी में सिर्फ रिटन होता है, किसी किसी में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। और बहुत सारी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो IMU CET के रैंकिंग के बेसिस पे, PCM परसेंटेज के रैंकिंग के बेसिस पे भी आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देती हैं। लेकिन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, इन तीनों ही फील्ड्स में जाने के लिए, चाहे आप BSc नॉटिकल साइंस करना चाहो, चाहे DNS इन नॉटिकल साइंस करना चाहो, चाहे मरीन इंजीनियरिंग करना चाहो, इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों ही कोर्सेज में एनरोल करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके PCM क्लास 12th में मिनिमम 60% होने चाहिए। मिनिमम 60% की बात हो रही है, मिनिमम 60% होने चाहिए। इंग्लिश में या तो क्लास 10th में या तो क्लास 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए। ये इसका बेसिक सा क्राइटेरिया है। और आपके पावर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप लेसिक सर्जरी करा सकते हो अगर आपके आंखों में पावर है। कुछ उसमें 6/9 भी चल जाता है, 6/18 भी चल जाता है किसी किसी पर्टिकुलर उसमें। तो आपका मेडिकल भी वो कराते हैं, लेकिन मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉट एज कंपेयर टू योर डिफेंस फोर्सेस, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये मेडिकल भी आप क्लियर कर सकते हो। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, PCM 60% मिनिमम, इंग्लिश 50%। उसके बाद आपको एक एग्जामिनेशन होता है जिसको कहते हैं IMU CET, यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपको अपीयर करना होता है और इसको क्वालिफाई करना होता है। विदाउट क्वालिफाइंग IMU CET एग्जामिनेशन यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कोर्सेज, और विदाउट टेकिंग IMU CET यू कैन नॉट ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आपको IMU CET का पेपर देना ही देना होता है। अब ये जो IMU CET का पेपर होता है, इसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 20, इंग्लिश के 40, क्वांट्स या फिर एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, जिसमें GK GS रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स आ जाता है, ये सारे 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल जो पेपर होता है, दिस इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस होते हैं। और इस पेपर को करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करने के लिए। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +1, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट -0.25। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। IMU CET का जो एग्जामिनेशन होता है वो इस तरीके से होता है। अब IMU CET एग्जामिनेशन देने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे कंट्रीज में इंजीनियरिंग के लिए कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे IITs हैं, IIITs हैं, NITs हैं, वैसे ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए देयर आर n number of गवर्नमेंट कॉलेजेस विच आर नोन एज IMU कॉलेजेस, जैसे IMU नवी मुंबई, IMU कोलकाता, ये सारे कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फायदा होता है, फीस कम होती है, फैकल्टी अच्छी होती है और इंफ्रा अच्छा होता है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ क्योंकि प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा रहती है, बोले तो डिमांड गवर्नमेंट कॉलेजेस की ज्यादा है, तो इसके लिए IMU CET की जो रैंकिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है, 2000 के नीचे है, तो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपकी रैंक 2000 से ऊपर है तो एवरेज Tier 2 वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। और अगर और कम रैंक है, ज्यादा रैंक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस ना मिले, ये भी होता है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर नहीं मिलते हैं तो भी टेंशन की बात नहीं, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन इनमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस को अपना एक स्टैंडर्ड बनाना ही पड़ता है। तभी इनके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी जो बच्चों को रिक्रूट करेंगी और अगले साल इनके पास एडमिशंस आएंगे। तो इसलिए ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ये भी मन लगा के काम करते हैं, आपके बच्चे को तैयार करेंगे मर्चेंट नेवी के लिए और बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे, बढ़िया प्लेसमेंट्स भी करवाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है IMU CET का। इसके बाद अगर बात करें DNS, तो DNS के लिए देखिए बच्चों के मन में सवाल आता है, सर ये जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हैं, क्या ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हमको IMU CET के बाद देना चाहिए या IMU CET से पहले ही दे देना चाहिए? क्योंकि स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हैं। IMU CET का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 24 अप्रैल और पेपर जो है वो 24 मई में है। नाउ ये जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हैं, इन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स को आपको डेफिनेटली अभी तुरंत के तुरंत ASAP भर देना चाहिए। ASAP बोले तो एज सून एज पॉसिबल भर देना चाहिए अगर आप DNS करना चाहते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो। अब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस किन के लिए है? सो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, मात्र 1 साल में आप तुरंत शिप पे चले जाओगे। जैसे ही आप शिप पे जाओगे, जिसको मैं इंटर्नशिप कह रहा था, उस इंटर्नशिप में आपको कंपनी स्टाइपेंड भी देती है, बोले तो पैसा भी देती है।
ये पैसा अगर आपको तुरंत ही 1 साल के बाद कमाना शुरू कर देना है तो आप इसमें जा सकते हो, डीएनएस के कोर्सेज को भर सकते हो। अब एक चीज जो कोई नहीं बताता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कि डीएनएस के कोर्सेज में एक कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। वो पॉजिटिव्स क्या हैं, वो नेगेटिव्स क्या हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके बारे में मैंने बता दिया डीएनएस के क्या प्रोज हैं और डीएनएस के क्या कॉन्स हैं। तो डीएनएस के प्रोज सबसे पहले है कि बहुत ही जल्दी कम उम्र में आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स से इफ यू आर 17 इयर्स राइट नाउ और इफ यू आर 18 इयर्स राइट नाउ, तो 1 साल बाद जब तुम 18-19 साल के हो जाओगे तुम कमाना शुरू कर दोगे, तुम कमाऊ पूत बन जाओगे अपने परिवार के। वेदर यू आर अ गर्ल और वेदर यू आर अ बॉय, गर्ल्स के लिए और ज़्यादा अच्छा है ये पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान रखा जाता है एंड जनरल न्यूट्रलिटी पे अभी ये पूरी इंडस्ट्री वर्क कर रही है। बोले तो कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अगर 100 लड़के हैं तो 100 लड़कियां होनी चाहिए मर्चेंट नेवी में, ऐसा ये इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। एंड एज अ रिजल्ट जो गर्ल्स हैं अगर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं तो बहुत सुनहरा मौका है ये ज्वाइन करने का, क्योंकि आपको तुरंत के तुरंत प्लेसमेंट्स मिलते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलता है ओवर बॉयज, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये अभी शुरू हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी वाली कॉन्सेप्ट के बाद। नाउ दूसरा प्रोज है कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। आपको प्लेसमेंट्स के लिए टेंशन नहीं लेनी है, आपका प्लेसमेंट पहले हो गया, कॉलेज आपने बाद में ज्वाइन किया, जिंदगी में मजे ही मजे हैं आपके। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन लेना है अपनी अटेंडेंस पूरी करने की, आपको टेंशन लेना है पेपर्स निकालने की, आपको टेंशन लेना है अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखने की, आपको टेंशन लेना है 1 साल बाद जैसे ये कोर्स कंप्लीट होता है शिप पे वापस चढ़ने के लिए। तो ये आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी की टेंशन नहीं होगी। करियर बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, आप 19 साल में 18 साल में कमाने लगोगे। हो सकता है आपके साथ जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो 4 साल इंजीनियरिंग करें, फिर उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी, फिर सरकारी एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर वो 3 साल सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। तो 7-8 साल जब तक वो तैयारी करके पहली जॉब पकड़ रहे होंगे तब तक तुम्हारे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस बन गया होगा और तुम्हारी जो सैलरी है वो 2000, 3000, 4000, 5000 डॉलर्स में होगी, जो मज़ेदार है। महीने की बता रहा हूँ, जो मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप देता है, आपको पुश कर देता है आपके करियर को। इंडस्ट्री फोकस तैयारी होती है इसमें, और इसीलिए जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के इंटरव्यूज होते हैं, रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, रिटन एग्जामिनेशंस तो ऑलमोस्ट IMU CT के लेवल के आते हैं या उनसे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बोले तो हाई लेवल हो सकता है। और इनके जो इंटरव्यूज होते हैं उन इंटरव्यूज को क्रैक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। क्यों? क्योंकि 1 साल का समय मिलेगा आपको। अब 1 साल में आपको वो सारी चीजें सिखाना चाहते हैं पर वो सिखा नहीं सकते बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। एज अ रिजल्ट आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, खूब सारी पढ़ाई करनी होगी, पहले साल में ही खूब सारी चीजें लर्न करनी होगी, प्लस आपको अपने कॉलेज में अकस्टम होने में भी 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अगर यहाँ पे क्लास 12 के बाद इस एग्जामिनेशन को देते हैं तो 12th के बाद आप पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकलेंगे, और पहली बार निकलते ही आपको एक ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में डाल दिया जाएगा जहां पे आपको सुबह 4 बजे 5 बजे उठना है, आपको फिजिकल वर्कआउट करना है, फिर अपने आप को प्रिपेयर करना है कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, फिर जो पढ़ के आए उसके असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, फिर टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, फिर शाम को फिर से वर्कआउट करना है, और खाना वाना खा के अपने कपड़े वपड़े धो के अपना सारा काम करके और फिर सोना है, और अगले दिन फिर से उठ के यही काम होता है। तो ये काम में एडजस्ट होने में किसी भी नॉर्मल बच्चे को जो हमेशा घर पे रहा है, मम्मी पापा के कुशन वाले एरिया में, सिक्योरिटी सेफ्टी में रहा है, उसको 1 साल में ये सारी चीजें सीखने में थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और 3-4 महीने लग जाते हैं कस्टम होने में। जैसे ही 3-4 महीने कस्टम होने में लग जाते हैं, अगले 2-3-4 महीने में आपके प्लेसमेंट्स, मतलब आप फिर रेडी हो जाते हो शिप पे जाने के लिए। तो बहुत ही अर्ली एज में, जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, आप बहुत ज्यादा डिसीजंस अपनी लाइफ में शायद मैच्योरली नहीं ले सकते, तो उसी समय आपको शिप पे जाना होता है। फिर शिप पे जाने के बाद 18 महीने जो आपकी शिप पे इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, वो कंप्लीट करनी है, और उसी के साथ साथ आपको सेकंड मेट के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। सो दैट मींस अगेन अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर स्टडीज, यू हैव टू मेंटेन योर वर्क, दोनों चीजें साथ साथ करनी है। तो बच्चों को काफी ज्यादा प्रेशराइज फील होता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब डीएनएस मैं बताता हूं, मैं अपने पर्सनल
ओपिनियन जो मैं अपने बच्चों को देता हूं वो ये देता हूं कि डीएनएस उन बच्चों को करनी चाहिए जिनको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, जिनके घर में इकोनॉमिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिनके मम्मी पापा 12 लाख 15 लाख 16 लाख 20 लाख 24 लाख रुपए नहीं लगा सकते। विद इन 10 लाख में आपका ये पूरा डीएनएस का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ये डीएनएस का 1 साल का कोर्स होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगाने के लिए रेडी हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। और अगर आपको पता है कि इससे ज्यादा हमारे पास पैसे की दिक्कत है, हम पैसा नहीं लगा सकते, तो आपको डीएनएस आंख बंद करके कर लेना चाहिए, लेकिन स्पॉन्सरशिप के साथ। विदाउट स्पॉन्सरशिप इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एवरीथिंग। ठीक। दूसरी चीज, अब ये तो हो गई इसकी प्लस पॉइंट की कर लेना चाहिए। अगर आपके पास इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो, आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने पे अभी टारगेट नहीं करना है, आपके मम्मी आपके पापा बेसिक चीजें नेसेसिटीज पूरी कर रहे हैं और आपकी फीस दे सकते हैं 3 साल की बीएससी नॉटिकल साइंस की, जो 12 लाख से शुरू होती है, अराउंड 18-20 लाख रुपए तक जाती है। तो अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो 3 साल के अंदर, आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में करना है तो उसके लिए बेटर होता है बीएससी करना। भी बीएससी के बारे में बताता हूं। इसके कॉन्स मैंने बता दिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो डीएनएस करने बच्चे आए, जो स्पॉन्सरशिप लेने आए, उनको शिप के सारे पार्ट्स के बारे में पता हो, उनको शिप के बारे में सारी नॉलेज हो, उनको शिप के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता हो, क्या कैसे होता है। तभी आप 1 साल में जाके वो कंप्लीट स्टडी कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल लेमैन हो, आपको बिल्कुल भी शिप के बारे में कुछ नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता, तो इन दैट केस आपके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हो सकता है आप उसमें सेलेक्ट ना हो, क्योंकि इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर दूसरी चीज जो कॉन्स है, वो आपको यहां पे कोई डिग्री नहीं मिलती है। आप एक डिप्लोमा करके शिप पे चढ़ जाते हो तो डिग्री नहीं मिलती है। तो कल को अगर आपको किसी और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देना है या कुछ पर्टिकुलर केस, क्या होता है कि डिग्री आपके पास नहीं होती, आपके पास सिर्फ डिप्लोमा रहता है। देन अगर स्पॉन्सरशिप नहीं है तो रिस्क बहुत बड़ा है। रिस्क तो इतना बड़ा है कि स्पॉन्सरशिप के बिना तो आपको डीएनएस ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस की। सो बीएससी नॉटिकल साइंस इज अ 3 ईयर डिग्री कोर्स, नो गारंटीड स्पॉन्सरशिप, इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। लेकिन क्योंकि इस साल 2025 में मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसने बोला है, जो हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन है उसने बोला है कि हम 70,000 CR 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के ऊपर, ताकि हमारा मर्चेंट नेवी का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डेवलप हो जाए। उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेके आ रहे हैं, उसमें वो मशीनरीज भी लेके आ रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं ऐसे पोर्ट्स जो टोटली रोबोटिक्स से चलेंगे, एआई से चलेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिससे स्टॉक करना सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्लस वो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी शिपिंग कॉरपोरेशंस भी सेटअप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिजिनसली इंडिया में शिप्स बनेंगी, उनका देखभाल होगी, उनकी रख रखाव होगी। सो एज अ रिजल्ट हमारा जो अभी सी फेयरर्स जो इंडिया के सी फेयरर्स अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं, उसको हमारा टारगेट है, हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है 3 टाइम्स बढ़ाना। मतलब अगर अभी लेट्स से 2 लाख इंडियन सेलर्स जो है वो सी फेयरर्स जो है वो अभी मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री में है, तो उसको 2 लाख से बढ़ाना है, 3 टाइम्स 6 लाख करना है। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। तो इसमें गारंटीड स्पॉन्सरशिप तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉलेज में मेहनत की, आपने अपने आप के ऊपर काम किया, आपने अपने स्किल्स को डेवलप किया, तो यहां पे आपको मल्टीपल कंपनी से ऑफर मिल सकते हैं। डीएनएस में क्या है, एक कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब आप उसी कंपनी में हो। लेकिन बीएससी में आपके कॉलेजेस में अलग अलग कंपनीज आएंगी, तो आप अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको बेस्ट प्लेसमेंट दिया है, जिस कंपनी में आपको बेस्ट लग रहा है, आप उस कंपनी को चूज कर सकते हो। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। प्लस जो बहुत बड़ी बड़ी जापानीज कंपनीज हैं या इटालियन कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा पैसा देती हैं शुरुआत से ही, वो डीएनएस के फॉर्मेट में चीजें नहीं करती हैं, वो बीएससी नॉटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को चूज करती हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि डीएनएस में बच्चे ने 1 साल में क्या ही सीखा होगा, थोड़ा बहुत ही सीखा होगा, उसको बहुत बेसिक नॉलेज होगी, तो उनको सिखाना पड़ेगा। ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सिखाने में बिलीव नहीं रखती, इनको चाहिए रेडी टू वर्क पीपल, मतलब स्किल्ड लोग चाहिए, और ये स्किल्ड लोग उनको बीएससी और बीटेक में ही मिलते हैं। तो इसलिए वो बीएससी वाले कैंडिडेट्स को चूज करती हैं, प्रेफर करती हैं ओवर डीएनएस वाले
स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, लेकिन जॉब के लिए जो आपको कंपनीज मिलेंगे उनके पैकेजेस डेफिनेटली ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि आपने 3 साल रगड़ के मेहनत की है, पढ़ाई की है, आपको सारी बेसिक चीज़ें आती हैं, तब आप शिप पे जा रहे हो एज अ डेक ऑफिसर। ठीक, इसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है जो आपको शिप पे करनी होती है, उसमें स्टाइपेंड होता है, उसमें स्टाइपेंड कंपनी देती है, लेकिन तब भी उसके बाद आप डायरेक्टली, आपको सेकंड मेट का कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होता। उसके बाद जैसी आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, आप उसके बाद डायरेक्टली शिप को ज्वाइन करते हो एज एन ऑफिसर। तो यहाँ पे वो जो एक प्रेशर वाली चीज़ है कि पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, वो खत्म हो जाता है। फिर एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दोनों ही तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। आपको पढ़ाई भी कराई जाती है और आपको शिप के ऊपर कैसे काम करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, वो साथ साथ आप इसके प्रिपेयर करते रहते हो। अब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स पे इकोनॉमिकली थोड़े से वेल ऑफ हैं या लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, उनको बीएससी इन नॉटिकल साइंस करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि भाई आप 3 साल की अपनी कॉलेज की ज़िंदगी जिएंगे, जहाँ पे आपके दोस्त यार बनेंगे, आपका ग्रुप बनेगा, आपका एक नेटवर्क बनेगा, आपका एक सोशल सर्कल बनेगा। और ये 3 साल जो ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 3 साल है, ये आप कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे होगे, लर्न भी कर रहे होगे, प्रैक्टिकल्स भी कर रहे होगे, और साथ ही साथ आप अपने ये 3 साल इंजॉय भी कर रहे होगे। तो वो हॉस्टल वाली लाइफ भी आप जी रहे होगे, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट भी कर रहे होगे, अलग अलग कॉलेजेस में फेस्ट हो रहे होंगे, तो आप वो फेस्ट भी अटेंड करने जाओगे, आप अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट्स भी निकालोगे। तो प्लस एक साथ बहुत सारा प्रेशर नहीं पड़ेगा, 3 साल में वो प्रेशर डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आप प्रेशराइज्ड फील नहीं करोगे इस पर्टिकुलर बीएससी इन नॉटिकल साइंस में। अब बीएससी इन नॉटिकल साइंस में क्योंकि स्पॉन्सरशिप का रोल होता ही नहीं है, स्पॉन्सरशिप का खेल खत्म है, तो यहां पे इंटरव्यू क्रैक करना ईजियर है, इसका रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करना ईजियर है। बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्टली IMU CET रैंकिंग के बेसिस पे, क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन दे देते हैं इन दिस पर्टिकुलर 3 ईयर कोर्स। बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्टली IMU CET की रैंकिंग पे दे देते हैं। कुछ कॉलेजेस में IMU CET की रैंकिंग प्लस 12 के परसेंटेज प्लस इंटरव्यू राउंड्स के बाद आपको सिलेक्शन हो जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी जो खुद के भी रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं, IMU CET भी क्वालिफाइड होना चाहिए, क्लास 12 में भी कुछ मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, इंटरव्यू भी लेते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेते हैं, और उसके बाद आप कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे आप कॉलेज वाली जिंदगी जी पाओगे, और जब आप शिप पे जाओगे तो यू विल बी अराउंड 21-22 ईयर्स। तो 21-22 साल में आपकी मैच्योरिटी ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा मैच्योर पर्सन की तरह सोच पाओगे, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। प्लस आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अकस्टम्ड भी हो जाओगे, क्योंकि आप जब घर से आओगे 3-4 महीने आपको सेटल होने में लगेंगे, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे पढ़ाई का भी सिस्टम समझ में आ जाएगा, कॉलेज का सिस्टम समझ में आ जाएगा, हॉस्टल का सिस्टम समझ में आ जाएगा, दोस्ती यारी समझ में आ जाएगी, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करना है। ये सारी चीजें करने के लिए आपको 3 साल का समय मिलेगा, विच इज आई थिंक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और एक बार आपने ये जो बेसिक पढ़ाई है ये कंप्लीट कर ली, इसके बाद आपको कोई और पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, आपको प्रमोशन लेने के लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन आपको वो बेसिक पढ़ाई दोबारा नहीं करनी पड़ेगी जो सेकंड मेट के एग्जामिनेशन को देते समय डीएनएस वाले बच्चों को करना पड़ता है। वो यहां पे आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि आप डायरेक्ट फिर उसके बाद ऑफिसर ही बनोगे विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये यहां पे थोड़ी सी चीज अलग है। अब अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो पूरी डिग्री मिलती है, बैकअप करियर ऑप्शंस भी रहते हैं कि आप अगर इसके बाद मास्टर्स करना चाहो तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो। देन इनिशियल प्रेशर कम होता है, जैसा कि मैंने बताया। कॉन्स में है जॉब गारंटी नहीं होती है, लेकिन यस स्किलफुल हो, पढ़ाई की है, बैक वैक नहीं आई है, वहां में मेहनत से काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज आपका अच्छा है, तो आपको गारंटीड जॉब भी मिल ही जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। कंपनीज बहुत सारी आ रही हैं, सी फेयरर्स की दुनिया में कमी है और अच्छे सी फेयरर्स नहीं है, तो आपके अपने स्किल्स डेवलप करने हैं। अब आप ये सोचो कि मैं बीएससी में जाऊं और मुझे गारंटीड जॉब मिल जाए, मैं फेल होता रहूं, मैं पास ही ना हूं, मैं सुबह 5 बजे जो पीटी होती है या जो वर्कआउट होता है उसमें ना जाऊं, मैं लंबे लंबे बाल रख लूं, मैं दाढ़ी ना शेव करूं, मैं शेव करके ना जाऊं, मैं जेंटलमैन वाली क्वालिटीज ही ना डेवलप करूं, तो भाई तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी तभी नौकरी लगेगी, वरना नौकरी नहीं लगेगी। और डीएनएस में उतनी मेहनत वो तुमसे जबरदस्ती करवा ही लेंगे, चाहे तुमको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक, 3 साल का ड्यूरेशन होता है। प्लेसमेंट स्ट्रगल जो लिखा है वो एज सच कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन यस यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। अगर आपने अपनी स्किल्स डेवलप की हैं तो कॉलेज प्लेसमेंट्स भी हो जाते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी हो जाते हैं, और सेमेस्टर 1 से ही कंपनीज आ जाती हैं प्लेसमेंट लेने के लिए। तो नॉर्मल बीटेक या नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेजेस में क्या होता है, 3rd ईयर में अगर बच्चा है, 3 साल का कोर्स है, तो 3rd ईयर में कंपनी आती है जो आपको प्लेसमेंट्स देती है। यहाँ पे सेमेस्टर 1 से ही कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं, और अपने लायक जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे उनको लगते हैं, जो क्रीम वाले
बच्चे लगते हैं कि हाँ भाई ये अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हैं, ये हमारी कंपनी के लिए एसेट बन सकते हैं, उनको वो सेमेस्टर 1 से ही प्लेसमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो 6 सेमेस्टर होते हैं इसमें टोटल, तो 6 सेमेस्टर में किसी ना किसी सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन करें, ये फास्ट है, ये सेफ है, ये रिस्की है, ये स्लो है, ये हाई रिवॉर्डिंग है, इसमें जॉब थोड़ी सी अनसर्टेन है। बट यस, ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब इसमें भी मिलेगी। अगेन स्किल्स वाली बात है, जो आपको स्किल्स पे वर्कआउट करना है। ठीक, इसके बाद फाइनल डिसीजन क्या है? अगर आपको गाइडेंस, अगर मैं अपना फाइनल डिसीजन दूं, तो अगर मैं आपकी जगह होता और अगर मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहा होता जहां पे मेरे पास इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूं इकोनॉमिकली, परिवार से मैं, मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, नॉट बर्डन, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आई वुड हैव डेफिनेटली ज्वाइंड डीएनएस। स्पॉन्सरशिप के थ्रू मैं डीएनएस ज्वाइन कर लेता। लेकिन सिनेरियो 2, अगर मेरे पापा के पास थोड़े से पैसे होते जो वो मेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए लगा सकते थे, प्लस अगर मेरे पास ये जिंदगी के 3 साल पढ़ाई भी करनी है, मजे भी करने हैं, सब कुछ करना है, क्योंकि लाइफ इज नॉट जस्ट ओनली वर्क। पैसा तो कमा ही लोगे आज नहीं तो कल, या तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके कमा लोगे या कैसे भी कमा लोगे, पैसे सभी लोग कमा लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कुछ ना कुछ काम करके पैसा मिल ही जाता है। तो अगर मेन एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लाइफ भी इंजॉय करना है, चीजें सीखना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, देन मैं बीएससी की तरफ जाता। मैं डेफिनेटली बीएससी को बनाता अपनी प्रायोरिटी, मैं बीएससी करता इन नॉटिकल साइंस इंस्टेड ऑफ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, क्योंकि मुझे पता होता कि भाई 1 साल में मैं कोई ऐसा पंख नहीं निकल आएंगे मेरे कि मैं एकदम से ऑफिसर जैसा बिहेव करने लगूंगा। मुझे ऑफिसर जैसा बनने के लिए जो क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे इम्बाइब करनी पड़ेंगी और वो सीखनी पड़ेंगी, और सीखने के लिए समय चाहिए। ठीक, प्लस मैं ये भी ना चाहता कि भाई मुझे पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ काम भी करना है, दोनों चीजें मुझसे बैलेंस नहीं हो पाती, मुझे वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम लगता, वो मुझे नहीं करना है। मुझे आराम से काम करना है, आराम से जिंदगी हंसी खुशी खेलते हुए सारा काम करना है, तो मैं बीएससी इन नॉटिकल साइंस करता। अब जो दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स इसमें आता है, दैट इज बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। तो ये बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग इज अ 1 ईयर कोर्स। इसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है ऑन द शिप। बीटेक का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि बीटेक के बाद आप अगर मर्चेंट नेवी कंटिन्यू करना चाहो अगले 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, जितने भी साल, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो आप छोड़ के वापस लैंड पे भी आ सकते हो। आपकी उतनी ही वैल्यू होगी पानी में जितनी वैल्यू आपकी लैंड में होगी, तो दोनों तरफ आप स्विच कर सकते हो। ऑन शोर ऑफ शोर जॉब्स दोनों ही तरफ आपको मिल सकती है। प्लस अगर आपने बीटेक किया है तो आपको टेक्निकल नॉलेज है, आप कोई भी कंपनी में, टेक्निकल कंपनी में भी स्विच कर सकते हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहां जहां आपने जो जो पढ़ा है, जहां जहां वो अप्लाई हो रहा है, उन सारी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, आपको अब बीटेक उन बच्चों को करना चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज में बहुत मजा आता है, जिनको ये मशीन खोलने में, पेचकस से खोलने में मजा आता है, जिनको ये समझने में मजा आता है कि भाई पंखा अगर एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में क्यों घूम रहा है, या जब लाइट आती है फ्लक्चुएट करती है तो वो लाइट फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, अगर हम किसी गमले में पानी डाल रहे हैं और हमने पाइप के आगे थंब लगा दिया तो वो पानी की वेलोसिटी तेज क्यों हो गई है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। बेसिकली जिनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनके लिए बीटेक का कोर्स इज द बेस्ट कोर्स। अगर आपको मशीन से प्यार है, मशीन्स नॉलेज में मजा आता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में मजा आता है, फिजिक्स में मजा आता है, तो आप बीटेक कर सकते हो मरीन इंजीनियरिंग में। ये एक और भी अच्छा ऑप्शन है, प्लस ये सेफर ऑप्शन है। इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहती हैं, लोग कम रहते हैं, इसलिए ये कोर्स में डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपने बीटेक किया इन मरीन इंजीनियरिंग तो नौकरी 200-300% तय है कि आपको लगेगी ही लगेगी। अच्छे कॉलेज से ही करना है, अगेन डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एज वेल। फर्जी कॉलेज से करोगे तो कहीं पे भी नौकरी नहीं लगेगी, चाहे आप एमबीए कर लो, चाहे बीटेक कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छे कॉलेजेस से अगर आपने किया तो ये आपको फायदा देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें बेसिक 3 तरीके के कोर्सेज हैं जिसको मैंने आंसर करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स यही सवाल बार बार पूछ रहे थे और कह रहे थे सर बता दीजिए वीडियो। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हैं जो अभी ओपन है, जिनको आपको तुरंत के तुरंत भर देना चाहिए। तो आपको IMU CET का फॉर्म सबसे पहले भर देना चाहिए, और जैसे ही आप IMU CET का फॉर्म भर दे, आप उसी के साथ साथ DNS का ये स्पॉन्सरशिप के भी प्रोग्राम्स के फॉर्म्स भर दीजिए। कौन कौन से आए हैं? सो एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म आउट है,
इसकी जो पूरी की पूरी URL है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, आपको वहां से इसका URL मिल जाएगा। देन TS रहमान, इसका भी फॉर्म आउट है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिंक दे दूंगा। ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड्स मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, दिस इज द प्राइवेट कॉलेज जिनकी खुद की भी शिपिंग कंपनीज हैं। ये बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में आता है। नवी मुंबई, पुणे, लोनावला, ये मेजर कॉलेजेस वहीं आसपास सिचुएटेड है। फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज एंड सी स्पैन, जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए अभी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम्स आया है, बॉयज के लिए अभी ये नहीं आया है। अब आप IMU CET 2026 देने के बाद 2 तरीके के बैचेस होते हैं इसमें। एक बैच होता है जिसको कहते हैं अगस्त बैच, जो शुरू हो जाता है अगस्त 2026 से। दूसरा बैच होता है जिसको कहते हैं फरवरी बैच, ये शुरू होता है फरवरी 2027 में ये शुरू होगा। अब जो अगस्त बैच में सीट्स ज़्यादा होती हैं, कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं, कंपनीज ज़्यादा होती हैं, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फरवरी वाले बैच में सीट्स कम होती हैं, कॉलेजेस कम होते हैं, कंपनीज कम होती हैं, तो फरवरी वाले बैच में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपको अगस्त वाले बैच में ही अगर DNS निकालना है तो निकालना है, अगर BSc करना है तो करना है, या BTech करना है तो करना है अगस्त वाले बैच में। फरवरी तक वो बच्चे जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी कारणवश। अब बहुत सारे बच्चों का एक और सवाल आता है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि सर मेरे क्लास 12th में अगर मान लीजिए 60% नहीं बने PCM में तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी? सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना है? अगर आपके 60% PCM में मान लीजिए नहीं बने तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने का। ISC वालों के पास इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने का ऑप्शन है। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इस साल 3 सब्जेक्ट्स में होगा, तो आप तीनों सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। इन केस कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपका IMU CET क्लियर हो गया, आपका स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी क्लियर हो गया, पर खुदा ना खास्ता आपका ये 60% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पाया, देन इन दैट पर्टिकुलर केस you can go for improvement examination. If the results of improvement examinations are coming prior to the date of joining of the college, then it is okay. बल्ले बल्ले आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट पहले आ जाएगा, आपका जो 60% नहीं बन रहा था वो बन जाएगा और आप अब कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। बट इन द केस अगर इंप्रूवमेंट रिजल्ट बाद में आता है, आपके कॉलेज की ज्वाइनिंग पहले आ जाती है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू वोंट बी एबल टू ज्वाइन द कॉलेज। तब आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपका 60% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है, और बिना इसको फॉलो किए कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी आपको एडमिट ही नहीं करेगी। देन इन दैट केस क्या कर सकते हो? फिर इन दैट केस आप ये कर सकते हो कि आपके लिए अगस्त के गेट्स बंद हो जाएंगे, अपने आप आपके लिए गेट्स खुल जाएंगे। किसके लिए? फरवरी वाले बैच के लिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन अप्लाई फॉर द कोर्सेज विच विल बी स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी। इसके फॉर्म्स आना नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, आप तब भी इसको भर सकते हो। अभी भी कुछ फॉर्म्स आए हैं फरवरी के, आप उसको अभी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, मान लीजिए इंप्रूवमेंट देने के बाद भी 60% नहीं बना तो क्या करेंगे सर? तो अगर इंप्रूवमेंट देने के बाद भी 60% नहीं बना, देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू कैन गो फॉर NIOS विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS के थ्रू आप अपनी PCM परसेंटेज बढ़ा सकते हो। ये ओपन स्कूलिंग होता है, इसका साल में हर 2 महीने में एक एग्जामिनेशन होता है, साल में 3, 4, 5 बार एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू ये ईजियर होता है एज कंपेयर टू CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड। और इसमें आप फिजिक्स में लेवल मान के चलो अराउंड 10th का फिजिक्स का लेवल आता है 12वीं क्लास में, और जो मैथमेटिक्स है वो जो भी आप बोर्ड में पढ़ रहे हो उससे बहुत ज़्यादा इजी आती है, और केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इजी आती है। तो इसलिए इसमें परसेंटेज बनाना ईजियर है एज कंपेयर टू एनी अदर बोर्ड। अब NIOS से करने में एक थोड़ी सी गलती है, एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारी कंपनीज NIOS वाले स्टूडेंट्स को अपनी शिपिंग कंपनीज में एडमिट नहीं करती हैं। उनको या तो स्टेट बोर्ड चाहिए या सेंट्रल बोर्ड चाहिए, लाइक CBSE, ICSE, ISC। तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में हो सकता है आप NIOS के थ्रू अप्लाई ना कर पाओ, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो NIOS के थ्रू एडमिशन लेती हैं, रिक्रूट करती हैं, तो उन कंपनीज में आप डेफिनेटली बैठ सकते हो थ्रू NIOS परसेंटेज ऑल्सो। तो ये भी आपके लिए काम कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज में करेगा, बहुत सारी में नहीं करेगा। जिसमें करेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अगर मैं बात करूँ DNS के बारे में, BSc के बारे में एंड BTech के बारे में, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इसके बाद हमारी IMU CET की प्रिपरेशन जो मैं कराने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन की क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 अप्रैल से। सो 1 अप्रैल को हमारी फर्स्ट क्लास होगी। इस 1 अप्रैल से जो क्लासेस हो रही हैं, ये क्लासेस आपकी
1 PM से शुरू होंगी, 1 PM से शुरू होंगी और रात में 8:30 बजे तक क्लासेस हैं और बीच में 2-2.5 घंटे का गैप भी है। तो ये गैप इसलिए है ताकि आप लंच कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, चिलैक्स कर लो। इसमें मैं ही मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, आपकी पहली क्लास मैथमेटिक्स की होगी, मैथ्स की क्लास होगी। इस मैथ्स में 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हम लोग पहले 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे और उसके बाद 11th के कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे। 12th के कॉन्सेप्ट्स इसलिए कवर अप करेंगे क्योंकि वो अभी ताजा ताजा पढ़ा है, आपके दिमाग में है, आप आराम से क्वेश्चंस लगा लोगे, इजीली हो जाएगा। फिर 11th के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं पढ़े होंगे। मैं सारी चीज आपको नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ उतनी चीज पढ़ाऊंगा, उतनी चीज बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो स्मार्ट स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन स्मार्ट स्टडी करेंगे, हार्ड स्टडी नहीं करेंगे। स्मार्ट स्टडी करेंगे, जो पूछा जाएगा वही पढ़ाएंगे, वही पढ़ना है और वही देके पेपर आना है और बढ़िया रैंक लेके आनी है। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास होगी, आपकी मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स की क्लास होगी। केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं वो पांडे सर पढ़ा रहे हैं। पांडे सर नेट क्वालिफाइड टीचर हैं और बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में पढ़ा चुके हैं और अभी भी हमारे साथ भी एसोसिएटेड हैं और भी बहुत जगह पे पढ़ाते हैं। तो ही इज़ अ नेट एक्सपर्ट, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, ये आपको केमिस्ट्री में पूरा गाइड कर देंगे। फिजिक्स के लिए धीरज सर पढ़ाएंगे, वही धीरज सर जो अभी आपको यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ा रहे थे, वही आपको पूरी की पूरी फिजिक्स की भी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें वो 11th भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है, जिसमें क्वांट्स आता है, जिसमें जीके जीएस आता है, जिसमें रीजनिंग आती है, ये सारा पार्ट मैं आपको फिर से कराऊंगा। तो मैं ही आपको ये पूरी चीज़ भी पढ़ाऊंगा, तो ये भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा, मैथमेटिक्स भी कराऊंगा। इसके साथ साथ इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कराएंगे। सो इंग्लिश में बेसिक ग्रामेटिकल इंग्लिश आती है, वो बेसिक ग्रामेटिकल इंग्लिश आईएससी वालों की अच्छी ही होती है। बाकी जो यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उनको कभी कभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, पर अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर जो स्पॉन्सरशिप में इंटरव्यूज़ पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी होती है, तो इंटरव्यूज़ की तैयारी आपके हफ्ते में हफ्ते में एक दिन आपकी इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यूज भी मैं खुद कंडक्ट करा रहा हूँ और मेरी टीम कंडक्ट करा रही होगी। तो ये इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते चले जाएंगे, ताकि इन केस आपका जैसे ही IMU CT का रिजल्ट आए, जो अच्छा आएगा, पढ़ाई करोगे और फॉलो करोगे तो PCM परसेंटेज आपकी सेट हो जाएगी, फिर इंटरव्यूज पे ही आप फंस सकते हो। तो इंटरव्यूज की भी तैयारी हम Day 1 से शुरू कर देंगे, Week 1 से शुरू कर देंगे। हर हफ्ते हम आपको इंटरव्यूज एक एक मॉक कराते रहेंगे। उसके बाद आपके मॉक एग्जामिनेशंस भी होंगे, जो हम टोटल यहाँ पे 10 मॉक एग्जामिनेशंस आपको ले रहे हैं। वैसे 10 मैं मिनिमम गारंटी कर रहा हूँ, लेकिन ये मॉक अराउंड 20 मॉक्स मैं यहाँ पे लूंगा, जिसमें आपको 200 नंबर के मॉक्स होंगे एज पर द सिलेबस ऑफ IMU CT, एज पर द सिलेबस ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स। उसकी भी हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे साइकोलॉजिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी हम प्रिपरेशन कराएंगे, आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी पे काम किया जाएगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स इन DNS, देन डेफिनेटली हम आपको पूरी शिप की भी बेसिक नॉलेज देंगे, ताकि आपको बेसिक चीजें पता हो, ताकि आपका स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्रैक हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर करा रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट कोर्स है। इतने इससे सस्ता कोई भी कोर्स नहीं है। लास्ट ईयर जो कोर्स मैंने लॉन्च किया था 12,999 का था। इस साल ये पर्टिकुलर कोर्स मात्र 4,999 रुपए का है, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू और IMU CT सारी प्रिपरेशन करा रहा हूं। इनकेस अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन करना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, आपके पापा मम्मी को कुछ बात करनी है, कुछ समझना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर विच इज 9871945522। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज शांत कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी है 9151177716। आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको ई बुक्स दे रहा हूं, जो आपके PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट निकालना चाहो प्रिंट आउट निकाल लो, आप उसको एज इट इज यूज करना चाहो एज इट इज यूज कर लो। सारी चीजें मैं आपको दूंगा, स्टडी मटेरियल भी दूंगा, प्रैक्टिस शीट्स भी दूंगा, रेगुलर क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी और लाइव के साथ साथ उनका रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको मिलता जाएगा, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। प्लस हमारे जो बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे थे, उनके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी हैं हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्जन के फॉर्मेट में, जिसमें नन अनदर दैन हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमारे मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इन बच्चों के मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। आप उस पर्टिकुलर मॉक इंटरव्यूज को भी एक्सेस दिया जाएगा। इन पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, हार्ड होती है, नहीं होती है, वहाँ पे शिप में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
हैं, स्पॉन्सरशिप में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कम्युनिकेशंस पे कैसे वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें भी आप उन पर्टिकुलर मॉक इंटरव्यूज़ को देख के समझ सकते हो और उनसे लर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कराने वाले हैं। और कोई डाउट हो और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करेगा। बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।